तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे गिब्रेलिंस, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे गिब्रेलिंस। गिब्रेलिंस भी एक प्रकार के प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, ठीक। तो सबसे पहले जापानीज राइस फार्मर्स थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया ये भी देख लेते हैं। इन्होंने कुछ अनयूजुअल राइस सीडलिंग्स को ऑब्जर्व किया। अनयूजुअल राइस सीडलिंग्स को ऑब्जर्व किया इन द पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स में अनयूजुअल राइस सीडलिंग्स को इन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक। इन्होंने देखा कि जो ये राइस सीडलिंग्स थी ये एक्सेसिवली जो है टॉल थी। एक पॉइंट तो ये देखा कि ये बहुत ज्यादा क्या थी, टॉल थी, ठीक। इनका पेल कलर था, स्पिंडल शेप थी, पेल कलर था, स्पिंडल शेप थी और ये स्टेराइल थी, ठीक। तो स्टेराइल का मतलब होता है जहां पे सीड्स ना हो, डू नॉट वोर सीड्स, डू नॉट वोर सीड्स। तो इन्होंने इस तरह के ऑब्जर्वेशंस पैडी फील्ड्स में देखे, जापानीज राइस फार्मर्स में, कि कुछ ऐसी राइस की सीडलिंग्स देखी जो बहुत ज्यादा टॉल थी, पेल थी, स्पिंडल शेप थी और स्टेराइल थी, ठीक। तो ये सीडलिंग्स जो थी, राइस सीडलिंग्स जो थी, दे वर सफरिंग फ्रॉम वन डिसीज, ये कुछ डिसीज से सफर कर रही थी। दे वर सफरिंग फ्रॉम डिसीज, और उस डिसीज का नाम था बकानेस डिसीज। इस डिसीज का नाम था बकानेस डिसीज। तो ये कुछ डिसीज से सफर कर रही थी जिनका नाम था बकानेस डिसीज। और ये जो डिसीज हो रही थी ये एक फंजाई की वजह से हो रही थी, और उस फंजाई का नाम था गिब्रेला, गिब्रेला फ्यूजिकोराई, गिब्रेला फ्यूजिकोराई, ये उस डिसीज का नाम था, ठीक। तो ये जो डिसीज थी इसकी वजह से बहुत सारा टॉल, पेल, स्पिंडल शेप और स्टेराइल राइस सीडलिंग्स देखने को मिल रही थी। बाद में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था ई कुरुसोवा। ई कुरुसोवा नाम के साइंटिस्ट ने जो ये एफरेंस देखा इसको रिपोर्ट किया। रिपोर्टेड द appearance of symptoms, reported the appearance of symptoms, इन सिम्टम्स के अपीयर होने को रिपोर्ट किया और ये पाया कि ये जो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं ये कुछ नहीं बल्कि गिब्रेलिक एसिड है, एंड फाउंड एक्टिव सब्सटेंसेस इन देम एज गिब्रेलिक एसिड। इसी को इन्होंने गिब्रेलिक एसिड का नाम दिया, ठीक। तो मैंने बताया कि जापानीज राइस फार्मर्स थे, उन्होंने देखा कि पैडी फील्ड्स में अनयूजुअल सीडलिंग्स हो रही हैं और ये राइस सीडलिंग्स बहुत ज़्यादा टॉल हैं, पेल हैं, स्पिंडल शेप्ड हैं और स्टेराइल हैं, और ये कभी भी सीड्स को वॉर नहीं करती हैं। ये एक बकानेस डिसीज के नाम से डिसीज थी जो कि फंजाई गिब्रेला फ्यूजिकोराई की वजह से हो रही थी, उसके द्वारा हो रहा था ये डिसीज, इससे सफर कर रही थी ये राइस सीडलिंग्स। ई कुरुसोवा नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात को रिपोर्ट किया, उन सिम्टम्स को ऑब्जर्व किया और एक्टिव सब्सटेंसेस को नाम दिया गिब्रेलिक एसिड। तो अगर देखा जाए तो मोर देन 100 गिब्रेलिक एसिड्स हैं आज की डेट में, मोर देन 100 गिब्रेलिक एसिड्स
more than 100 gibberellic acids are found। 100 गिबरेलिक एसिड्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 100 गिबरेलिक एसिड्स। ठीक। अब ये जो गिबरेलिक एसिड्स हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो किसी को हम GA1 के नाम से जानते हैं, किसी को हम GA2 के नाम से जानते हैं, किसी को हम GA3 के नाम से जानते हैं, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम गिबरेलिक एसिड को विभिन्न नामों से जानते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक। जितने भी गिबरेलिक एसिड्स हैं सभी क्या हैं? एसिडिक हैं। ऑल गिबरेलिक एसिड्स आर एसिडिक। ऑल गिबरेलिक एसिड्स आर एसिडिक। सभी गिबरेलिक एसिड्स क्या हैं? एसिडिक हैं। ठीक। सभी गिबरेलिक एसिड्स एसिडिक हैं। अगर इनके प्रिकर्सर की बात की जाए तो इनका प्रिकर्सर है एसिटिल कोएसिटेट। एसिटिल को एसिटेट, ये इनका प्रिकर्सर है। ये इनका प्रिकर्सर है एसिटिल को एसिटेट। ठीक। या फिर आप कह सकते हैं एसिटिल को एसिटेट के अलावा मेवालानिक एसिड भी इनका प्रिकर्सर है। मेवालानिक एसिड भी इनका प्रिकर्सर है। तो ये बात हो गई हमारे गिबरेलिन के इंट्रोडक्शन की, इसकी खोज की, इसकी हिस्ट्री की, कैसे जाना साइंटिस्टों ने कि ये गिबरेलिन ये सब्सटेंस है जिसकी वजह से इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, वो कोई और नहीं, वो एक गिबरेलिक एसिड है जो कि एसिडिक नेचर का है, जिसका प्रिकर्सर एसिटिल कोएसिटेट है या मेवालानिक एसिड है। ठीक। जो कि 100 प्रकार के अभी तक गिबरेलिक एसिड्स पाए जा चुके हैं, जिनको हम GA1, GA2, GA3 इस नाम से जानते हैं। तो राइस सीडलिंग्स पे हमने इस पे रिसर्च किया, और जो कि बैकेनियस डिसीज से ग्रो कर रही थी, और जितने भी गिबरेलिक एसिड्स हैं ये आपके फंजाई से प्राप्त होते हैं। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ गिबरेलिक एसिड।
कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने आस्था विद्या मंदिर, KSP जालंधर, ओके। तो हम लोगों ने गिब्रेलिक एसिड के बारे में पढ़ा कि गिब्रेलिक एसिड जो है वो एसिडिक नेचर का है। 100 से ज्यादा गिब्रेलिक एसिड को हम जानते हैं, ठीक। अगर बात की जाए कि जो पहला गिब्रेलिक एसिड था उसका फॉर्मूला क्या था, अगर आपसे कोई पूछे तो पहला जो गिब्रेलिक एसिड था उसका फॉर्मूला था C19H26 और O6। दिस वाज द फर्स्ट गिब्रेलिक एसिड डिस्कवर्ड, फर्स्ट गिब्रेलिक एसिड डिस्कवर्ड। ये पहला गिब्रेलिक एसिड था जो डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक। अब बात आती है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशन। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशन, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशंस, ठीक। तो सबसे पहला इफेक्ट है जिसको हम बोलते हैं वॉल्टिंग। क्या मतलब होता है वॉल्टिंग का, ठीक। सबसे पहला जो है इफेक्ट इसको हम कहते हैं वॉल्टिंग, ठीक। तो वॉल्टिंग का मतलब होता है इंटरनोडल इलॉन्गेशन। जो पेड़ में इंटरनोड्स होती हैं उसका इलॉन्गेशन हो जाना वॉल्टिंग इफेक्ट कहलाता है। तो जो गिब्रेलिन्स हैं हमारे वो हमेशा वॉल्टिंग को प्रमोट करते हैं, वो हमेशा वॉल्टिंग इफेक्ट को प्रमोट करते हैं, ठीक। दूसरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो हमको देखने को मिलती है वो है जेनेटिक डॉर्फिज्म को ओवरकम करना। ओवरकम जेनेटिक डॉर्फिज्म, जेनेटिक डॉर्फिज्म को ओवरकम करना, ठीक। तो जेनेटिक डॉर्फिज्म मतलब कहने का ये है कि जो गिब्रेलिन्स हैं हमारे ये इंटरनोडल इलॉन्गेशन तो प्रमोट करते ही हैं, जैसे कि मेज प्लांट में प्रमोट इंटरनोडल इलॉन्गेशन लाइक इन मेज प्लांट, जैसे कि मेज प्लांट में इलॉन्गेट करते हैं, ठीक। पाइसम, बटर के पौधे में भी ऐसा देखा जाता है, पाइसम सटाइवम। विसिया फैबिया, यहां पे भी ऐसा देखा जाता है। तो एक प्रकार से आप देखेंगे कि गिब्रेलिन्स जो है वो इंटरनोडल इलॉन्गेशन को प्रमोट कर रहे हैं मेज प्लांट में, पाइसम सटाइवम में, विकिया फैबिया में। तो एक प्रकार से ये जेनेटिक जो डॉर्फिज्म है यानी जो जीनोटाइप है वो इस प्रकार है कि डॉर्फिज्म शो हो रहा है। दे ओवरकम जेनेटिक डॉर्फिज्म, ये जेनेटिक डॉर्फिज्म को ओवरकम करते हैं। तो यहां पे फिनोटाइप चेंज हो जाता है, इलॉन्गेशन हो जाता है तो फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। हियर फिनोटाइप चेंजेस बट जीनोटाइप रिमेन्स द सेम, मगर जो जीनोटाइप है वो वैसा ही रहता है, ड्वार्फ ही रहता है, मगर फिनोटाइप इस गिब्रेलिन के इफेक्ट की वजह से चेंज कर देता है अपने आप को। यानी जो ड्वार्फ इंटरनोड थी वो इलोंगेट इंटरनोड में कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ
गिब्रेलिंस। गिब्रेलिंस के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से फिनोटाइप यहाँ तेजी से चेंज होता है, जबकि उसका जीनोटाइप ड्वार्फिज्म को सपोर्ट करने वाला होता है, टॉलनेस को सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। तो ये दूसरा इफेक्ट हमको देखने को मिलता है जिसमें हम जेनेटिक ड्वार्फिज्म को ओवरकम करते हुए देखते हैं। तीसरा पॉइंट आता है इंप्रूवमेंट इन शुगर केन यील्ड। इंप्रूवमेंट इन शुगर केन यील्ड। इंप्रूवमेंट इन शुगर केन यील्ड। शुगर केन की आपको पता है कि जो शुगर केन है इसकी स्टेम्स में कार्बोहाइड्रेट होती है। शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट as a sugar in the stems। स्टेम्स में शुगर होती है as a sugar in the stems। अगर आप शुगर केन में गिब्रेलिन का स्प्रे कर दें, अगर आप शुगर केन में गिब्रेलिन्स नाम के सब्सटेंस का स्प्रेइंग कर दें तो शुगर केन की जो स्टेम है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और जब लेंथ बढ़ जाएगी तो शुगर केन का यील्ड भी बढ़ जाएगा। ठीक, स्प्रेइंग शुगर केन stems with gibberellins increases the stem length, स्टेम लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। तो लगभग 20 टन पर एकड़ 20 टन्स पर एकड़ यील्ड इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। ठीक, तो ये तीन हमने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पढ़े। पहला वॉल्टिंग, दूसरा जेनेटिक ड्वार्फिज्म को ओवरकम करना, और तीसरा इंप्रूवमेंट इन शुगर केन यील्ड। ठीक, तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट थे। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं साइटोकाइनेंस।
तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस तो इसकी अगर हिस्ट्री पे हम जाएं तो एफ स्कूक और उनके कोवर्कर्स ने इस पे वर्क किया था। एफ स्कूक और उनके कोवर्कर्स ने एक चीज देखी कि जो इंटरनोडल सेगमेंट्स हैं, इंटरनोडल सेगमेंट्स जो हैं टोबैको स्टेम्स के, टोबैको स्टेम्स, इंटरनोडल सेगमेंट्स जो हैं टोबैको स्टेम्स के, वो आपके उसमें अगर हम उनको ऑक्सीजन कंटेनिंग मीडियम में रखें, एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक बार उनको हमने ऑक्सीजन कंटेनिंग मीडियम में रखा तो हमको जो रिजल्ट मिला उसमें जो कैलस था, यानी कैलस मतलब है मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, तो वो जो कैलस था वो प्रोलिफरेट नहीं किया, यानी उसकी कोई ग्रोथ देखने को हमको नहीं मिली। जो भी ग्रुप ऑफ सेल्स था वो देखने को मिला कि उसमें कहीं कोई ग्रोथ नहीं मिली। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये किया कि ऑक्सीजन कंटेनिंग मीडियम को हमने एक और सप्लीमेंट के साथ जोड़ा। वन ऑफ द सप्लीमेंट, एक और सप्लीमेंट के साथ हमने इसको जोड़ा। ठीक, अब वो जो सप्लीमेंट था वो या तो डीएनए का एक्सट्रैक्ट हो सकता था या फिर वो कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्ट हो सकता था। ठीक, या फिर ईस्ट का एक्सट्रैक्ट हो सकता था या फिर वो एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू हो सकता था, वेस्कुलर टिश्यूज हो सकता था। तो इन चार में से कोई भी सप्लीमेंट के साथ अगर हम ऑक्सीजन को ऐड करके हम इसका प्रयोग इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम में करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा कैलस है ये प्रोलिफरेट कर जाएगा, कैलस हमारा प्रोलिफरेट कर जाएगा। ठीक, ये चीज हमको देखने को मिलती है। तो स्कूक और मिलर नाम के साइंटिस्ट ने, स्कूक और मिलर नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया और क्रिस्टलाइज फॉर्म में इसको स्टोर किया। Crystallize the cytokinins promoting active substances, cytokinins promoting active substances, इसको क्रिस्टलाइज किया और इसको एक नाम दिया, नाम था काइनेटिन। इसका नाम दिया गया काइनेटिन, इसको नाम दिया इन्होंने काइनेटिन। काइनेटिन जो था वो एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ
मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन था, जो कि अपने आप में प्यूरिन कहलाता है। ठीक, तो अगर हम काइनेटिन की बात करें तो काइनेटिन आपका प्लांट में नेचुरली अकर नहीं करता। काइनेटिन डज नॉट अकर्स नेचुरली इन द प्लांट्स। प्लांट्स में नेचुरली अकर नहीं करता है। ठीक, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। ये साइटोकाइनेंस का एक इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमने बताया कि स्कूग और उसके कोवर्कर्स ने इंटरनोडल सेगमेंट्स ली टोबैको स्टेम की, जिस पर उन्होंने दो चीजों का यूज किया। एक ऐसा मीडियम लिया जिसमें ऑक्सीजन्स थे, जिसकी मीडियम की यूज करने की वजह से कैलस में कोई प्रभाव नहीं दिखा, कोई भी ग्रोथ नहीं दिखी। दूसरा, इन्होंने ऑक्सीजन के साथ एक सप्लीमेंट को जोड़ा जिससे कैलस प्रोलिफरेट कर गया। स्कूग और मिलर ने इस सब्सटेंसेस को, जो साइटोकाइनिन प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस थे, उसको काइनेटिन नाम दिया। ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है एडेनिन का, और काइनेटिन कभी भी प्लांट्स में नेचुरली अकर नहीं करता, बाहर से इसकी सप्लाई होती है। तो इसी के कल हम लोग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और जितने भी इफेक्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। साइटोकाइनेंस के बाद हम एब्सिसिक एसिड पढ़ेंगे, एथिलीन पढ़ेंगे, कल दो हम लोग हार्मोन और पढ़ेंगे, परसों वर्नलाइजेशन और फोटोपीरियोडिज्म पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू क्लास।